हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? बढ़िया रहना चाहिए दोस्त। सो टुडे लेट्स वाइंड अप दिस चैप्टर डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस। हमने काफ़ी कवर अप कर लिया था। अब एक रेवेन्यू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का आपका कंसेप्ट रहता है, उसको ख़त्म करते हैं फटाफट। कॉस्टिंग के कंसेप्ट तो हमने ख़त्म कर लिए, डिमांड साइड पूरी ख़त्म कर दी है। सप्लाई साइड में रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी का पोर्शन रहता है, उसे हम आज फिनिश कर देंगे। ओके, I'll take just 10 minutes of yours to make you revise the last class and then we'll move forward. Till then, these are the rules of the class. You can just read it out at your own pace. I'm not reading it out. Fine, I'll just move forward. तो हमने लास्ट क्लास में क्या करा था? हमने लास्ट क्लास में करा था सर, हमने wait a sec. ओके, हमने स्टार्ट करा था, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स से स्टार्ट करा था। इनकम इलास्टिसिटी निकालते हुए परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन द वेरिएबल। अब इसके अंदर अगर इनकम इलास्टिसिटी निकालते हैं तो इनकम का इफेक्ट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या होता है, उसके दो कैटेगरी बने थे। एक तो आपका नॉर्मल गुड्स बना था, एक आपका इन्फीरियर गुड्स बना था। इन्फीरियर गुड्स, नॉर्मल गुड्स के अंदर भी दो कैटेगरी, एक नेसेसिटी है और एक लग्जरी की कैटेगरी बनी थी, राइट। ये हमने डिस्कस कर लिया था। फिर हमने क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी मतलब परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड। रिलेटेड गुड कैन बी अ सब्स्टिट्यूट गुड और अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, ठीक है। और सब्स्टिट्यूट गुड में क्या है कि जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था वाघ बकरी चाय और टाटा टी का। वाघ बकरी चाय के दाम बढ़ेंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टाटा टी की बढ़ेगी, राइट। तो पॉजिटिव रिलेशन हो गया। मगर अगर कार के दाम 2x 3x हो जाते हैं तो पेट्रोल के दाम नीचे गिरेंगे। हाइपोथेटिकली बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं बीच में पेट्रोल के दाम के ऊपर, बिकॉज अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस को भी अगर इसके अंदर जोड़ोगे तो बहुत सारे फैक्टर रहते हैं, उसको इग्नोर करो। हमने हाइपोथेटिकल सिनेरियो लिया है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर रिलेशनशिप, एक चीज बढ़ती है दूसरी चीज गिरती है, तो नेगेटिव रिलेशनशिप आया था, ठीक है। देन वी मूव फॉरवर्ड विद द सब्स्टिट्यूशन एंड द इनकम इफेक्ट। कि सब्स्टिट्यूशन का इफेक्ट मतलब क्या सर, जब प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर गुड नीचे गिरता है, प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर गुड नीचे गिरता है तो उसके जितने भी सारे ऑल्टरनेटिव में वो वाला गुड अट्रैक्टिव होने लगता है, देयरफॉर हम उसकी कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं, देयरफॉर प्राइस नीचे जाता है, क्वांटिटी डिमांडेड ऊपर बढ़ती है, राइट। जिसे कहते हैं हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सर हम ये वाला इफेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट? ये चीज़ पता करने के लिए कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पहली बात तो क्लियर हो जाता है, जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड नीचे गिरती है, ओके, एंड वाइस वर्सा। इनकम इफेक्ट क्या कहता है? इनकम इफेक्ट ये कहता है सब प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर गुड नीचे गिरता है तो मेरी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है एंड देयरफॉर मेरी क्वांटिटी डिमांडेड दो तरीके की है। नॉर्मल गुड के लिए क्या होगा, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी और इन्फीरियर गुड के लिए क्वांटिटी डिमांडेड रिड्यूस हो जाएगी। लिंक दिस कॉन्सेप्ट टू द नॉर्मल एंड इन्फीरियर गुड क्लासिफिकेशन, ओके। दिस इज व्हाट वी हैव डन। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट में क्या होता है सर, इनकम इफेक्ट में तो ये आपका इनकम इफेक्ट के अंदर हमने क्या देखा सर, नॉर्मल गुड्स के केसेस में इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को रीइंफोर्स कर रहा है, मतलब दोनों साथ साथ हो रहा है ना। प्राइस नीचे गिर रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड ऊपर बढ़ रही है नॉर्मल गुड्स के केस में, इन बोथ द इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। मगर इन्फीरियर गुड्स के केस में क्या हो रहा है सर, इन्फीरियर गुड्स के केस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो सही चल रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड नीचे जा रही है, मगर जो आपका इनकम इफेक्ट है, जब वहाँ पे प्राइस नीचे जा रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी रिड्यूस हो रही है, ठीक है। तो इसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शन आया था। तो हमने क्या कहा था सर कि इन्फीरियर गुड्स के केसेस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ओवर पार करता है इनकम इफेक्ट को, ठीक है, एंड हेंस द डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ओके जी, ओके, चलो सर आगे बढ़ते हैं। ये बात हो गई। फिर प्रोडक्शन थ्योरी के बारे में बात करी थी कि हम फर्म का पर्सपेक्टिव है। यहाँ तक नॉर्मल इन्फीरियर गुड्स का सब डिस्कशन खत्म हो गया, कंज्यूमर का पर्सपेक्टिव खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, कंज्यूमर से रिलेटेड, डिमांड रिलेटेड खत्म हो गया। अब ये सप्लाई रिलेटेड आता है फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कि सर मैं वो वाला प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बनाऊंगा जिससे मुझे सबसे ज़्यादा प्राइस पे बेच के सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो। दैट्स इट, काम खत्म। उसके अंदर अब मुझे चीज़ें बनानी है, प्रोडक्शन करनी है। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, किसी इनपुट को मैं आउटपुट में बनाता हूँ, प्रोडक्ट में बनाता हूँ, उस प्रोडक्ट को फिर मैं बेचता हूँ। यहाँ पे हमने ओरियो के बिस्किट का एग्जाम्पल भी लिया था, राइट। तो हाउ प्रोडक्शन थ्योरी क्या कहती है, प्रोडक्शन थ्योरी कहती है, ये बताती है हमें कि फर्म किस तरीके से इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट करती है और
इनपुट की चॉइसेस फर्म क्या रखे जिससे कॉस्ट मिनिमाइज हो सके या प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके, कॉस्ट मिनिमाइज हो सके या प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके। हमने इनपुट के बारे में बताया था, लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, राइट। और लेबर को हम आवर्स में गिनते थे एंड कैपिटल को हम मशीन आवर्स में गिनते थे। इफ़ यू वांट अ डिटेल डिस्कशन जस्ट गो टू द प्रीवियस वीडियो और जस्ट स्क्रॉल इनटू द प्लेलिस्ट, यू विल गेट द सेम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो फटाफट इसलिए करवा रहा हूँ बिकॉज इट्स अ रिविजन थिंग, अदरवाइज हम जो भी रेवेन्यू के केसेस में जाएंगे, जो भी नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, उसे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब हमने सर दो क्लासिफिकेशन करी थी सर यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन केसेस में। शॉर्ट रन लॉन्ग रन क्यों करा था? क्योंकि सर शॉर्ट रन में हमारा एक कंपोनेंट फिक्स हो जाता है, वो है कैपिटल, क्योंकि कैपिटल को हम एकदम से चेंज नहीं करते। देयरफॉर चेंजिंग कंपोनेंट क्या बचता है? लेबर। हमने प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा था, Q is equals to F L, K, right? You can see in your screen, we have discussed this at length, okay? और लॉन्ग रन में क्या होता है सर? सारे के सारे इनपुट्स वेरिएबल होते हैं, फर्म एडजस्ट करती है टेक्नोलॉजी, कैपिटल एज पर द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। गॉट इट। यही आपके स्टार्टअप की साइकोलॉजी भी चलेगी कि स्टार्टअप किस तरीके से मिड साइज फर्म और लार्ज साइज फर्म पड़ता है। बिकॉज सी द पॉइंट इज दैट कि रटने से नहीं होगा यार कुछ भी, ओके? इफ़ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फ्रॉम इट्स डेप्थ, तो आप जॉब पे जाओगे तो उसका एकदम से यूटिलाइजेशन नहीं आएगा, नहीं यार मैं शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के जो सर ने पढ़ाया था उसके बेसिस पे एनालिसिस कर दो, ऐसा नहीं आएगा। बट आपके माइंड में, सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं ये घूमेगा कि यार लॉन्ग रन में तो यार मुझे कैपेसिटी कंस्ट्रेंट ना हो जाए इस बिज़नेस के अंदर, फिर मुझे कौन कौन से मेथड अपनाने पड़ेंगे, क्या मैं IPO के लिए जाऊँगा, क्या मैं आपका सेकेंडरी सेलिंग करूँगा, या फिर मैं किस तरीके से बिज़नेस को एक्सपैंड करूँगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? और इन स्टैटिक कॉन्सेप्ट को पढ़ने से क्या होता है? हमारा एक्सपोजर खुलता है, ओके? आई एम नॉट मेकिंग यू रट्टाफाई एनीथिंग, ठीक है? बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि पॉइंट्स लिख देंगे, पॉइंट 1 2 3 4 5, आपको रटना है, वो एग्जाम में आ गया, इट्स गुड, इट्स डन एंड डस्टेड, ठीक है, मार्क्स आ गए, काम खत्म। आई डोंट वांट दैट। आई वांट यू टू अंडरस्टैंड एनी कॉन्सेप्ट, एनी टॉपिक फ्रॉम इट्स कोर एंड देन जस्ट लीव इट। वो आपका अपने आप ही रेडी हो जाएगा, वो आप अपना एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, और जॉब के अंदर भी, या फिर अपना खुद का बिजनेस करते हो, विच आई जस्ट वांट यू टू डू योर बिजनेस ओनली, उसमें भी बहुत हेल्प करेगा। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड, बातें नहीं करते, आगे बढ़ते हैं सर। ठीक है, प्रोडक्टिविटी कॉन्सेप्ट के अंदर हमने देखा था कि सर प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट होता है। टोटल प्रोडक्ट को हमने देखा था, टोटल प्रोडक्ट इज सिग्निफाइड बाय द क्यू एज अ टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट से हमें सर कुछ नहीं पता लगता, मगर हम मार्केट साइज के या वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन में हम देख सकते हैं कि सपोज करो टोटल क्रूड ऑयल प्रोडक्शन देखना है वर्ल्ड का कितना है, तो टॉप 10 कंपनीज को उठा के देखा, या जितनी भी कंपनीज हैं उनको उठा के देखा, उनका टोटल आउटपुट देख लिया, कितने हर साल में वो कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है। सपोज करो पर्टिकुलर ईयर में ले लिया, लेट्स गो बैक टू बिफोर कोविड 2019 में आपको ऐसे प्रोडक्ट ले लिए, क्या कहते हैं कि इतना मिलियन मेट्रिक करना, इतने मिलियन बैरल्स प्रोड्यूस करते हैं ऑयल, ये वाली कंपनी अरामको हो गया, और भी 1-2 कंपनीज और हो गई, तो बहुत सारी कंपनीज ले लिया, उनके टोटल आउटपुट देख लिया और उसका टोटल कर दिया, तो वर्ल्ड की ऑयल की प्रोडक्शन इतनी हो गई, और पर कंपनी लेवल में परसेंटेज निकाल ली, जैसे हमने मार्केट, तो उसका मार्केट साइज पता लग गया हमें। ओके देन फिर हमने एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट देखा था। एवरेज प्रोडक्ट इज अ आउटपुट डिवाइडेड बाय पर यूनिट ऑफ द लेबर, पर यूनिट ऑफ द इनपुट या लेबर, जिसे भी हम कहते हैं। एवरेज प्रोडक्ट से हमें एफिशिएंसी का पता लगता है, मार्जिनल प्रोडक्ट से हमें एक एक्स्ट्रा यूनिट लगा के, एक एक्स्ट्रा इनपुट लगा के हम कितना आउटपुट बना पा रहे हैं, वो मार्जिनल प्रोडक्ट बनाता है, राइट। देन वी टुक एन एग्जाम्पल ऑफ द न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, ऑल्दो इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर यू इन द एग्जाम, मुझे नहीं लगता आएगा, बट ठीक है, समझना तो हमें सब कुछ ही है। तो टोटल प्रोडक्ट का, एवरेज प्रोडक्ट का, मार्जिनल प्रोडक्ट का हमने पूरा का पूरा डायग्राम के साथ समझा था। इट विल टेक मच मोर टाइम फॉर मी टू एक्सप्लेन इट अगेन, सो यू कैन गो थ्रू द लास्ट क्लास, राइट। फाइन। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न क्या कहता है सर? जैसे जैसे मैं इनपुट शॉर्ट रन में, पहली बात तो शॉर्ट रन में अगर मेरा कैपिटल फिक्स्ड है, जैसे जैसे मैं लेबर ज़्यादा करता जाता हूँ, वैसे वैसे आउटपुट बढ़ता जाता है एट अ स्मॉलर अमाउंट, एट द स्मॉलर क्वांटिटी, उसे कहते हैं हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। इसके 3 फेजेस याद करो, 3 फेजेस के बारे में बात करी थी हमने। अर्ली फेज में बढ़ता है, एकदम से बढ़ता है, फिर डिमिनिशिंग फेज आता है, फिर आता है नेगेटिव फेज, और इसका इम्पैक्ट पड़ता है आपके टोटल प्रोडक्ट पे। टोटल प्रोडक्ट पे नेगेटिव जब हो जाता है
तब आपका टोटल प्रोडक्ट नीचे गिरने लग जाता है, अदरवाइज वो पॉजिटिव होता रहता है विद ऑफ कोर्स एट अ डिक्रीजिंग वैल्यू। मैंने जो बोला अभी वो बहुत फास्ट था, राइट? फॉर इट टू अंडरस्टैंड, फॉर इट टू मेक अ कंप्लीट सेंस टू यू, यू नीड टू वॉच द लास्ट लेक्चर अगेन। आई एम एम्फेसाइजिंग, आई कांट एम्फेसाइज मच। देन वी मूव फॉरवर्ड। वाई द प्रोडक्टिविटी मैटर्स। प्रोडक्टिविटी बढ़ने से क्या होगा? अगर एक रिसोर्स है जो 40 पैकेट बिस्किट के बना रहा है, दूसरी रिसोर्स है जो 80 पैकेट बिस्किट के बना रहा है 1 घंटे के अंदर, तो मैं किसको हायर करूंगा? ऑब्वियसली सेकंड रिसोर्स को हायर करूंगा। क्यों हायर करूंगा? वो मेरा पहली बात तो प्रोडक्शन ज़्यादा कर रही है, प्रोडक्शन जा रहा है, पर यूनिट कॉस्ट कम हो रही है, कॉस्ट कम हो रही है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, और क्या बढ़ रहा है? मेरा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बढ़ रहा है। और इसमें हमने फिर एक केस देखा था स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, जिसमें हायर एंड फायर हमने स्ट्रैटेजी मैनेजर्स कैसे लगाते हैं उसके बारे में भी हमने चर्चा करी थी। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। दीज आर द यूज केसेस अगेंस्ट द रिपीटेशन, नो वरीज। फिर टोटल कॉस्ट स्ट्रक्चर के बारे में हम देखा। टोटल कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट जो फिक्स रहेगी, अगर आप एक भी यूनिट नहीं बनाते हो जब भी वो फिक्स रहेगी। जब सपोज करो रेंट हो गया, बिल्डिंग का रेंट हो गया, स्टाफ की परमानेंट स्टाफ की सैलरी होगी, इंश्योरेंस हो गया, इंटरेस्ट की पेमेंट होगी, ये सब। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होगी? लेबर कॉस्ट, जो विद द लेवल ऑफ आउटपुट द कॉस्ट माइट इंक्रीज, ऑब्वियसली इट वुड इंक्रीज, राइट? उसे वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, एवरेज कॉस्ट कैसे कहेंगे? टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू टीएफसी प्लस टीवीसी। इन तीनों को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को क्वांटिटी डिवाइड कर दो, तो एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बनती है, राइट? हमने एक डायग्राम देखा था इसका कि टीसी, टीवीसी और टीएफसी का डायग्राम ऐसे बनता है, और एएफसी, एवीसी और मार्जिनल कॉस्ट का डायग्राम इस तरीके से बनता है। हमने इन डेप्थ डिटेल में गए थे, हम इन सारे जो मैंने डायग्राम बनाया है इसके हर एक पॉइंट के ऊपर हम डिटेल में गए हैं कि ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये किस तरीके से जा रहा है, कहाँ पे पिन पॉइंट पे कट कर रहा है और यहाँ पे क्यों है, और उसको हमने इस डिटेल्ड से समझा था, इस डिटेल वाले न्यूमेरिकल से हमने समझा था, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पूरा के पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के अंदर। ठीक है, नाउ रिवर्स अगर इंडियन एजुकेशन सिस्टम होता तो क्या होता? इंडियन एजुकेशन सिस्टम होता तो भाई ये मैं आपको निकलवाता कि भाई तू एवरेज भी निकाल, एटीसी भी निकाल, अरे तुम्हें टीएफसी टीवीसी पता लग गया ना, ये तो सारा काम एक्सेल 5 सेकंड के अंदर कर देगा, राइट? और डायग्राम भी बना के दे देगा। तुम्हें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इज द एनालिसिस, इज द इंसाइट दैट यू ड्रॉ फ्रॉम द डेटा विच आई हैव मेक यू सी, कि यहाँ पे किस तरीके से डायग्राम बन रहा है, क्या क्या आप इंसाइट्स निकाल सकते हो। ओके, नॉर्मली अगर आप किसी भी बुक के अंदर भी पढ़ोगे ना खुद भी, तब भी आपको इतना इंसाइटफुल चीज़ें नहीं पता लग पाएगी, क्योंकि उसको क्रिस्प में समझाना इट्स अनदर टास्क, इट्स ऑल टुगेदर अनदर टास्क। ओके, नाउ कॉस्ट कर्व क्यों मैटर करता है? हमने प्राइसिंग डिसीजन देख लिया था, शटडाउन डिसीजन देखा था कि कंपनी को कब शट डाउन कर देना चाहिए, एंड कैपेसिटी प्लानिंग के केसेस में। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन विद रेवेन्यू, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, शॉर्ट रन shutdown and long run cost. Okay, now पहली बात टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू पता करें। टोटल रेवेन्यू किसे कहते हैं? भाई रेवेन्यू किसे कहते हैं? पहली बात तो ये बता दो, नॉर्मल सी बात है। कौन सी क्लास में पढ़ाया गया होगा आपको ये रेवेन्यू? सेकंड या थर्ड क्लास में पढ़ा होगा, राइट? क्या किसे कहते हैं रेवेन्यू? भाई प्राइस इनटू क्वांटिटी, मल्टीप्लिकेशन तो पहले ही पढ़ा दिया जाता है। रेवेन्यू एक नया वर्ड आ जाना तो वो हो सकता है सेकंड या थर्ड में आया हो। तो टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है? प्राइस इनटू क्वांटिटी, कितना प्राइस है इनटू कितना क्वांटिटी। मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन द रेवेन्यू, चेंज इन द टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन द क्वांटिटी, राइट? एक एडिशनल क्वांटिटी बेचते ही मेरा टोटल रेवेन्यू कितना एडिशनल बढ़ रहा है, उसे कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। जैसे मार्जिनल कॉस्ट देखा था हमने, दैट्स इट, काम खत्म, दोनों चीज़ें हो गई। बट अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट एक ही बात है, टोटल रेवेन्यू टीआर, जो आपके टोटल रेवेन्यू जो आपका सेल्स बनता है पीएनएल में, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में पीएनएल बनता है, वही है टोटल रेवेन्यू, करेक्ट? मार्जिनल रेवेन्यू को क्यों देखते हैं सर हम? जैसे तरीके से हम मार्जिनल कॉस्ट को देखते हैं कि कंपेयर करें मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट को कंपेयर करते हैं इन डेप्थ में।
मार्जिनल कॉस्ट को देखते हैं। तो चेंज इन द टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन द क्वांटिटी, ठीक है। दोनों बताऊं, एक एडिशनल यूनिट बनाकर मेरा टोटल रेवेन्यू कितना हो रहा है एडिशनल, टोटल कॉस्ट कितनी हो रही है एडिशनल, ठीक है। इसे कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट। हम सर यहाँ पे ये क्यों पढ़ रहे हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट कोई कनेक्शन है क्या? कनेक्शन है, बिल्कुल कनेक्शन है। देखो, जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है कि फॉर्मूला लिख देता हूँ, चेंज इन द टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन द क्वांटिटी। मार्जिनल रेवेन्यू के दो केसेस हैं, एक तो परफेक्ट कंपटीशन जहाँ पर बहुत सारी फर्म्स हैं, जैसे कि फर्म्स के केस में जैसे आलू सब्जी बेचने वाले भैया होते हैं, वेंडर्स होते हैं, तो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, तो उनके केसेस में परफेक्ट कंपटीशन का एग्जांपल लेते हैं। एक होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन कि जहाँ पे सेलर्स बहुत कम होते हैं। तो सेलर्स के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि सेलर्स यहाँ पे लेस हैं, सेलर्स यहाँ पे लार्ज है। उल्टा हो गया, राइट, उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया। सेलर्स यहाँ पर लार्ज हैं और यहाँ पे लेस है, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन में जब सेलर्स बहुत सारे हैं तो प्राइसिंग पावर तो नहीं होगी, नो प्राइसिंग पावर। यस, प्राइसिंग पावर इज देयर, यस द प्राइसिंग पावर इज देयर। क्या मतलब है सर इसका? अगर कोई आलू टमाटर सब्जी बेचने वाले भैया हैं, मंडी में बैठे हैं, ठीक है, मंडी में बैठे हैं और आलू बिक रहे हैं आपका ₹30 पर kg, ठीक है। ज़्यादा हो गया रेट के हिसाब से, आई डोंट नो द रेट, इट शुड बी 15, चलो लेट इट बी यार, मुझे क्या पता। तो ₹30 पर kg के हिसाब से। अब उसमें से सिर्फ एक भैया हैं जो चार्ज कर रहे हैं ₹70 पर kg, कोई लेगा उनसे? नहीं लेगा। इतने सारे सेलर बैठे हैं, किसी से भी ले लेंगे लोग जाके। तो वो कैसे होगा परफेक्ट कंपटीशन का। इम्परफेक्ट कंपटीशन का देखो, अगर सपोज करो आपको बर्गर खाना है, बर्गर किंग है आपका, और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, राइट। तो उसमें लोग कम हैं, या तो ठेली से खा सकते हो आप, ठीक है, डिपेंड्स। तो वहाँ पे सेलर्स नॉर्मली लेस है एज़ कम्पेयर टू द जो हमने मंडी का केस रखा। तो वहाँ पे थोड़ी बहुत तो प्राइसिंग पावर है। मतलब प्राइसिंग पावर का मतलब ये कि वो प्राइसिंग खुद डिसाइड कर सकते हैं मार्केट को थोड़ा बहुत कंसिडरेशन करते हुए। नो प्राइसिंग पावर का मतलब है जो मार्केट का प्राइस है वही उसी के दाम पर आपको बेचना पड़ेगा। तो डिमांड कर्व परफेक्ट कंपटीशन के केसेस में क्या होता है, हमने पहले डिस्कस करा था। डिमांड के केसेस में, परफेक्ट कंपटीशन के केसेस में डिमांड कर्व ऐसा होता है, एक सेम प्राइस पे आप क्वांटिटी बेचोगे डिफरेंट, सेम प्राइस पे आपको सारी क्वांटिटी बेचनी पड़ेगी, मगर तो इस केसेस में मार्जिनल रेवेन्यू कितना निकलेगा? मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? चेंज इन द TR अपॉन चेंज इन द Q। तो अगर ये यूनिट है, ये यूनिट है, 2 यूनिट है, ठीक है, 1 मिनट, इसको मैं हटाता हूँ। ये क्वांटिटी है, एक ये यूनिट है, सपोज करो ये 0, 1 एंड 2। इस एडिशनल यूनिट को बेचकर मतलब 1 एडिशनल यूनिट बेचकर मेरा टोटल रेवेन्यू कितना आया? टोटल रेवेन्यू कितना निकलता है सर? टोटल रेवेन्यू नहीं, मेरा मार्जिनल रेवेन्यू कितना है? तो यहाँ पर कैलकुलेट करें, मार्जिनल रेवेन्यू अपन चेंज इन दिस, और जो यहाँ पे भी प्राइस है माइनस दिस पे भी प्राइस है, ठीक है। तो जो एडिशनल यूनिट बेची गई है वो सेम ही प्राइस पे बेची गई है, आर यू गेटिंग मी? तो सेम प्राइस पे बेची गई है। देयरफॉर फर्म इज अ प्राइस टेकर एंड MR इज इक्वल्स टू P, मार्जिनल रेवेन्यू वुड बी इक्वल टू प्राइस। ये वाला
फॉर्मूला छोड़ दो आप, एडिशनल यूनिट तो सेम ही प्राइस पे बेचेगा, एडिशनल यूनिट तो सेम ही प्राइस पे बेचेगा, कम दाम पे कहाँ बेचेगा, ना ज़्यादा दाम पे बेचेगा। तो मार्जिनल रेवेन्यू कितना हो गया, इज इक्वल्स टू प्राइस। इससे बेटर समझ में आएगा आपको कि सर मैं एडिशनल यूनिट कितने दाम पे, एक्स्ट्रा दाम कितने दाम पे बेच रहा हूँ। तो भाई देखो सेम ही प्राइस है, तो मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस हो जाएगा। नाउ इम्परफेक्ट कंपटीशन के केसेस में हमने पहले डिस्कस करा था कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो अगर मुझे एडिशनल यूनिट बेचनी पड़ेगी, तो अगर मुझे एडिशनल यूनिट बेचनी पड़ेगी, ये मैं अगर एडिशनल यूनिट बेच रहा हूँ तो मुझे दाम गिराना पड़ेगा, इफ, ऐसे कह सकता हूँ, इफ आई नीड टू सेल एडिशनल यूनिट, I need to sell new unit and old units at lesser price. Hence, marginal revenue would be less than P. Marginal revenue less than P. ओके 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 ओके, यहाँ पर प्राइसिंग पावर होती है, यहाँ पर प्राइसिंग पावर नहीं होती। तो MR और डिमांड कर्व का रिलेशन इस तरीके से होता है। मैं इन दोनों की डेरिवेशन में जा सकता हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक। इसको मैं डिराइव कर सकता हूँ MR इज लेस देन P, चेंज इन TR चेंज इन Q रख के मैं कर सकता हूँ ट्राई, बट उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। आपको ये फील लेनी है वाली बात की कि सर जो इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है तो मतलब मुझे प्राइस को रिड्यूस करना पड़ेगा, तभी मैं एडिशनल यूनिट बेच पाऊंगा, हेंस जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू आएगा, जिसे हम मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं, एक्स्ट्रा रेवेन्यू आएगा वो लेस देन द प्राइस आएगा, MR इज लेस देन P आएगा। ठीक है, ओके ओके ओके। इसका यूज केस देखते हैं। ड्राइविंग मैं ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, डेरिवेशन मैं कर सकता हूँ, अदरवाइज इट वुड अननेसेसरी, विल जस्ट मतलब कि मैंने नोट्स में दे दिया, आप उसे देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा, अदरवाइज उसकी कोई नीड नहीं है, इतने से काम चल जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के केस पे चलते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या कहता है सर? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कब होगा? जब मेरा TR माइनस TC मैक्सिमाइज होगा, जब मेरा टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट मैक्सिमाइज होगा। ठीक है सर, एक ना कंडीशन है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की, जिसे हम कहते हैं MR/MC रूल। MR इज इक्वल्स टू MC रूल। ये क्या कहता है सर? मार्जिनल रेवेन्यू पता है हमें क्या है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट को बेचकर हमें एडिशनल रेवेन्यू कितना है। मार्जिनल कॉस्ट हमें पता है, एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट। ओके, प्रॉफिट विल बी मैक्सिमाइज्ड, दो कंडीशन है इसकी। प्रॉफिट विल बी मैक्सिमाइज्ड व्हेन MR इज इक्वल्स टू MC। ठीक है, ठीक है सर। सेकेंड कंडीशन है MC शुड बी राइजिंग। एक्सप्लेन करता हूं, अभी पूरा एक्सप्लेन करता हूं। MR इज इक्वल्स टू MC, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की पहली कंडीशन है। ठीक है सर, हमें MR इज इक्वल्स टू MC समझ में नहीं आया, तो दो उसकी अपोजिट कंडीशन लें। ठीक है, एक कंडीशन लेते हैं जहां पे MR ग्रेटर देन MC है, दूसरी कंडीशन है जहां पे MR इज लेस देन MC है। ओके, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि मैं एक एक्स्ट्रा यूनिट से ज़्यादा रेवेन्यू कमा रहा हूं, मैं एक्स्ट्रा यूनिट बेचकर ज़्यादा रेवेन्यू कमा रहा हूं। फर्स्ट कंडीशन की बात करो, MR इज इक्वल्स टू MC, देन मैं एक्स्ट्रा यूनिट बेचकर ज़्यादा रेवेन्यू, एक्स्ट्रा रेवेन्यू कमा रहा हूं, एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचकर एक्स्ट्रा रेवेन्यू कमा रहा हूं, मोर देन द कॉस्ट जो उस एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने में लगी है, मोर देन उस एक्स्ट्रा कॉस्ट प्रोड्यूस करने में लगी है। ठीक है, ओके। और MR लेस देन MC इसका उल्टा हो गया कि भाई मैं एडिशनल यूनिट जो मैं बेच रहा हूँ ना, उससे ना एडिशनल रेवेन्यू कम आ रहा है, कॉस्ट ज़्यादा लग रही है। वन एक्स्ट्रा यूनिट बनाने में, हिंदी में लिखें,
ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, पूरी क्लैरिटी आ जाएगी, पूरी क्लैरिटी आ जाएगी, पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने की, आई डोंट अंडरस्टैंड मैन, मतलब लिखा हुआ मैंने हिंदी में लिखे हुए बहुत टाइम हो गया, बनाने की कॉस्ट एडिशनल रेवेन्यू। एक एक्स्ट्रा यूनिट से मुझे एडिशनल रेवेन्यू, ये केस 1 हो गया, ये केस 2 हो गया। एडिशनल रेवेन्यू मुझे ज़्यादा आ रहा है उस एक्स्ट्रा यूनिट से देन द कॉस्ट, और कॉस्ट ज़्यादा लग रही है देन द एडिशनल रेवेन्यू। तो एज अ प्रूडेंट डिसीजन, मैं आपको समझता हूँ कि आप एक बिजनेस मैनेजर हो, आप बिजनेस चलाते हो अपना, आप एक एक्स्ट्रा यूनिट अगर आप बेच रहे हो, आपको कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है देन रेवेन्यू, तो आप कम कर दोगे प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो आपका डिसीजन क्या रहेगा यहाँ पे अगर आपका मार्जिनल रेवेन्यू केस 2 के अंदर ये वाला केस रहा कि आपको बनाने की कॉस्ट ज़्यादा आ रही है देन द एडिशनल रेवेन्यू, तो व्हाट यू विल डू, यू विल प्रोड्यूस लेस। ऑब्वियस है नहीं ऑब्वियस है, मैं इसको अभी पूरा डेरिवेशन करके दिखा सकता हूँ, बट द थिंग इज दैट आई वांट यू टू फील एज सच, बिकॉज वो लॉन्ग टर्म रहेगा। डेरिवेशन कुछ नहीं रहती है जीवन में, आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, ओके। अब अगर आप एडिशनल यूनिट बेचकर ज़्यादा रेवेन्यू कमा रहे हो देन उस एडिशनल यूनिट की कॉस्ट, तो आप कहोगे नहीं मैं तो ज़्यादा प्रोड्यूस करता हूँ यार, यू विल प्रोड्यूस मोर ओवर हेयर, राइट। तो आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पे आएगी, जहाँ पे MR इज टू MC हो जाएगा, वहां पर आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। जब आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाएगी, MR इज टू MC हो जाएगा, तब आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा उस यूनिट के ऊपर, ठीक है, उस टोटल यूनिट के ऊपर। सपोज करो टोटल यूनिट के ऊपर मैं क्या कह रहा हूँ सर, कि मैंने टोटल यूनिट लिखा, मैंने एक जगह मार्जिनल रेवेन्यू लिखा, मार्जिनल कॉस्ट लिखा, टोटल यूनिट यहाँ पे 5 है, 6 है, 7 है, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू यहाँ पे जो एडिशनल रेवेन्यू आ रहा है मेरा यहाँ पे 200 आ रहा है, मार्जिनल कॉस्ट आ रही है मेरी 200 आ रहा है, यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट आ रही है मेरी 180, यहाँ पे मेरा मार्जिनल रेवेन्यू फिर से 200, यहाँ से 200, यहाँ पे 200, यहाँ पे आपका 300, ठीक है। यही वाली सिचुएशन है, यही 3 एग्जाम्पल्स है, यही 3 चीज़ें हमने ली है। अगर मार्जिनल रेवेन्यू मोर देन मार्जिनल कॉस्ट है तो भाई मैं 6th यूनिट को भी प्रोड्यूस करूंगा, मगर मैं 7th पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि यहाँ तो लॉस हो गया ना, यहाँ तो लॉस हो गया भाई, एडिशनल कॉस्ट लग गई 100 रुपये की मेरी एक्स्ट्रा, वो तो नहीं करूंगा। एंड हेंस दिस फर्स्ट कंडीशन शुड बी क्रिस्टल क्लियर टू यू, ओके ओके ओके। लेट्स मूव फॉरवर्ड, मार्जिनल सेकंड कंडीशन क्या है, मार्जिनल कॉस्ट शुड बी राइजिंग। उल्टा समझे इसका, अगर मेरा मार्जिनल कॉस्ट फॉल कर रहा होता, इफ माई मार्जिनल कॉस्ट इज फॉलिंग, अगर मेरी कॉस्ट फॉल हो रही है, नॉर्मल मार्जिनल कॉस्ट को हटाओ, बोली यार मार्जिनल कॉस्ट फॉल हो रही है, तो फिर तो कॉस्ट फॉल हो रही है तो मेरे लिए तो अच्छा है, मगर कॉस्ट जैसे ही बढ़ रही है, अगर बढ़ रही है, मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रही है, तो मैं वहाँ पे रोक दूंगा, ठीक है ठीक है। इसको अगर इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो इस वाले डायग्राम को देखो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था, ये मार्जिनल कॉस्ट का है डायग्राम, एक बार यहाँ पे टच कर रहा था, एक बार यहाँ पे टच कर रहा था, लास्ट क्लास में पूरा एक डिटेल में एक्सप्लेन किया है। जब ये रिड्यूस होके यहाँ पे टच कर रहा था, क्या मैं यहाँ पे रोक दूँ, नहीं, यहाँ पे प्रोडक्शन क्यों रोकूंगा मैं, यहाँ पे क्यों प्रोडक्शन रोकूंगा, मैं कहूँगा कि हाँ और कम हो और कम हो और कम हो और कम हो और कम हो, और ये बढ़ रहा है मेरा, ये बढ़ रहा है मेरा, ये बढ़ रहा है मेरा, ठीक है। यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे रोक दूंगा, मार्जिनल कॉस्ट के या इसके साथ मार्जिनल रेवेन्यू का एक डायग्राम बनेगा, वो MR और MC जहाँ पे कट करेंगे। सपोज करो ये वाला डायग्राम है, ये हो गया आपका MC का डायग्राम हो गया, ठीक है, ये आपका डायग्राम हो गया MR का, मार्जिनल रेवेन्यू का हो गया डायग्राम। तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, ठीक है, आई बात समझ में। तो MC शुड बी राइजिंग, MC शुड नॉट बी फॉलोइंग।
अगर ये यहाँ पे होता और ये ऐसे करके डायग्राम होता तो मैं यहाँ पे प्रोडक्शन तो ना रोकूंगा, मैं तो कंटिन्यू करूंगा, भाई कॉस्ट कम हो रही है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, नहीं 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 नहीं, रोक दे यहाँ पे, रोक दे यहाँ पे। ओके, गॉट इट। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो मुझे बताना कमेंट्स में, आई जस्ट एक्सप्लेन इट अगैन। फाइन। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की सर दो कंडीशन है, एम आर इज इक्वल्स टू एम सी एंड एम सी शुड बी राइजिंग, एम सी शुड बी राइजिंग। ओके, इसे हम ना फर्स्ट ऑर्डर, ये फर्स्ट नंबर है, इसका पहली कंडीशन ये थी तो इसे फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन बोलते हैं। ये सेकंड की नंबर की तो इसे सेकंड ऑर्डर कंडीशन बोलते हैं। दैट्स इट, इतना याद रखो, मैं वो डेरिवेशन में नहीं जाने वाला, फर्स्ट और सेकंड को डेराइव कर लो, क्योंकि उससे ना बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती है। और डेरिवेशन समझोगे वो नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज में समझ ले भाई, ठीक है। जीवन पर्यंत अब तुम रट्टा मारते हुए आए, थोड़ा फील ले लो, उसके बाद काम खत्म हो जाएगा, मार्क्स तो फिर भी आ जाएंगे। मार्क्स लेने के लिए नहीं पढ़ रहे ना, अपन को एनालिस्ट बनना है, टॉप नोच एनालिस्ट, कि आपको कहीं पे बिठा दिया जाए कि तो आपका माइंड ऐसे चले जिसकी कोई हद नहीं है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। यूज केसेस हैं, कुछ यूज केसेस हैं, ठीक है। एक बार मैं यूज केस से पहले एक बार एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ठीक है, जो मैंने लास्ट क्लास में बताई थी। अगर कंडीशन एक ही कंडीशन है, यहाँ पे मैं एक डिसीजन लूँगा और उसका यहाँ पे रीज़न है, ठीक है। अगर मेरा प्राइस एवरेज टोटल कॉस्ट से ज़्यादा है, प्राइस अगर मेरा एवरेज टोटल कॉस्ट से ज़्यादा है तो क्या करूँगा मैं, ऑपरेट विथ प्रॉफिट। यहाँ पे मैं प्रॉफिट से ऑपरेट कर रहा हूँ। मुझे लास्ट क्लास मुझे क्वेरीज आई थी एज सच, तो मैंने सोचा कि मैं एक टेबल बना देता हूँ जिससे सब कुछ क्रिस्प हो जाएगा। सेकंड, अगर एवरेज टोटल कॉस्ट से कम है मेरा प्राइस, कम का तो सिंबल अलग होता है, ये मैंने क्या बता दिया, कम है मेरा प्राइस और मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा है, तो मैं ऑपरेट विद लॉस करूँगा। बट वेरिएबल कॉस्ट एंड some part of fixed cost will be covered. And third one very important, अगर मेरा प्राइस ही लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं कर पा रहा, मैं बेच के सामान वेरिएबल कॉस्ट नहीं कर पा रहा, तो भाई मैं यहाँ पे शट डाउन कर दूंगा अपनी कंपनी को या प्रोडक्शन असेंबली को, जो भी है, क्योंकि यहाँ पे मैं अपना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ही कवर अप नहीं कर पा रहा। ये यहाँ पे तो सारा कॉस्ट कवर है, दिस विल कवर ऑल द कॉस्ट्स। ओके, ठीक है। तो ये वाला केसेस है। यूज केस आप नॉर्मली नोट से पढ़ लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा, मैंने ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं समझाया, सब समझ में आ जाएगा। वी विल मूव टू फर्दर थिंग, ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं है। ओके, यूज केसेस अगेन, यूज केसेस। ओके, लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट। नाउ दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस फाइनली, and we will cover in depth this topic too. तो wait a sec, okay. तो पहली बात तो आपको ये पता होगी कि लॉन्ग रन में ऑल वेरिएबल्स आर फ्लेक्सिबल। यहाँ पे कैपिटल, लेबर, उबर सब फ्लेक्सिबल है, ठीक है। और लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट का जो सारे के सारे वेरिएबल्स मतलब का मतलब इनपुट, और लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट हम निकालते क्यों हैं, पहले इसके बारे में चर्चा कर लें। हमें ना एक यूनिट निकालनी पड़ती है, जहां पर लॉन्ग रन एवरेज टोटल LRATC जहां पे मिनिमम हो, वो मेरा MES होता है। क्या होता है? MES, मिनिमम एफिशिएंट स्केल। अभी आएगा ये वाला टॉपिक, में डिटेल में पढ़ाऊंगा। इस यूनिट पर मेरी कॉस्ट, लॉन्ग रन कॉस्ट सबसे मिनिमम होती है। क्या होती है? सबसे मिनिमम होती है, ठीक है। चलो एक मिनट, एक बात पढ़ते हैं, इसमें भी कितना वो रह गया है।
ओके फाइन, ठीक है। अब जो लॉन्ग रन की कॉस्ट होती है भाई, टोटल कॉस्ट होगी, टोटल कॉस्ट होगी, उसका मैंने एवरेज निकाला तो एवरेज टोटल कॉस्ट होगी, और फिर उसको मैंने लॉन्ग रन ले लिया तो लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट होगी, ठीक है। अब ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, जैसे हमने डायग्राम बनाया था पहले कि जो हमारी एवरेज कॉस्ट होती है, एवरेज कॉस्ट होती है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, वो ATC LRATC का फॉर्मूला बनाया, ATC का फॉर्मूला बनाया था ना हमने। मैं दिखाऊं, रुको एक मिनट दिखाता हूँ। कहाँ गया, ये रहा। हाँ, ये एवरेज टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला था, ये वाला डायग्राम था, इसी को कॉपी करते हैं, इसी वाली लाइन को कॉपी करते हैं एक बार, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं, मगर जो लॉन्ग रन कॉस्ट होती है ना वो ऐसी होती है, ऐसे करके होती है, ठीक है। लेट मी डू दिस थिंग, ऐसे करके, ठीक है। ये कॉस्ट हो गया, ये क्वांटिटी हो गया। ये मैंने ज़्यादा स्टीप बना दिया, बट ठीक है, मैं कम स्टीप बनाता हूँ, ठीक है। नाउ ये फिर भी अभी थोड़ा मुझे जो आइडेंटिफाई कराना है ना आपको, वो इससे हो जाएगा, ठीक है। मगर तो इसकी कुछ जो नॉर्मल सी बात है वो लिख लेते हैं कि भाई जो लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट होती है, LRATC होती है, वो डिक्रीज करती है एज द क्वांटिटी इंक्रीजेस। एज द क्वांटिटी इंक्रीजेस, आउटपुट इंक्रीज होता है तो फिर हमारा ये नीचे गिरती है। और रीजंस वही वाले हैं जो ऊपर हमने ATC वाले देखे थे, कि जैसे कि सर स्पेशलाइजेशन बढ़ता है वर्कर का, राइट। हमारे पास लॉन्ग रन में आपका बल्क परचेजिंग पावर ऑफ इनपुट्स बढ़ती है, रॉ मटेरियल वगैरह वगैरह। हमारी बार्गेनिंग पावर बढ़ती है, मतलब ये तो उसके अंदर ही आ गया, बार्गेनिंग पावर के अंदर ही आ गया। और तीसरा हमारे अंदर क्या सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपका एफिशिएंसी बढ़ती है, एफिशिएंसी फ्रॉम द लार्जर इक्विपमेंट, एफिशिएंसी फ्रॉम लार्जर इक्विपमेंट्स। तो हेंस उसकी वजह से ये रिड्यूस होता है, ये रिड्यूस होता है। देयरफॉर अगर इसका इम्प्लीकेशन आपको क्या समझ में आता है कि जिस कंपनी का LRATC लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट लोअर होगा वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पे होगी। मगर ये रिड्यूस हो रहा है, इसकी भी 3 कंडीशन होगी, एक रिड्यूस है, एक फ्लैट है और एक इंक्रीजिंग है। अगर कोई कंपनी यहाँ पे और यहाँ पे है तो बहुत बेटर पोजीशन में है, बहुत ज़्यादा बेटर पोजीशन पे। कंपनी को यहीं पे रहना चाहिए, यहाँ पे नहीं आना चाहिए एक्स्ट्रा में, ठीक है। तो कंपनी इस पर्सपेक्टिव से LRATC का इस तरीके से एनालिसिस होता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा, फिर हायर मार्जिन होगा। हायर मार्जिन मतलब हायर प्रॉफिटेबिलिटी। ओके नाउ अब हम पढ़ते हैं आपका, ओके ठीक है, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल पढ़ेंगे। इसके अंदर मैं डायग्राम वही वाला बना देता हूँ LRATC का, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे होती है डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल एट हायर आउटपुट, एट हायर आउटपुट जो आपका एट हायर आउटपुट है, LRATC इंक्रीजेस। सिमिलर रीजन है जो हमने पहले पढ़े थे ATC के। क्या रीजन है सर? कि कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम हो जाती है, कि भाई वर्कर साथ में काम नहीं कर पा रहे, ठीक है। मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी हो जाती है, इसमें एडिशनल भी है थोड़े इनएफिशिएंसी, क्योंकि यहाँ पे तो फ्लेक्सिबिलिटी है ना इनपुट्स के अंदर। ब्यूरोक्रेटिक लेयर्स मतलब कि सर स्पेलिंग संभालना अपने आप ही, मैं इतनी स्पेलिंग नहीं देख रहा, मुझे समझाने पे फोकस है। ब्यूरोक्रेटिक लेयर्स का मतलब क्या कि सर डिसीजन को ऊपर अगर कोई डिसीजन लिया जाता है ना, उसका इम्प्लीमेंटेशन नीचे आते आते 20 से 25 दिन ले लेता है। बाकी कॉम्पिटिटर्स 2 से 3 दिन में ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन डिलेस, थोड़े से चेंज है इसके अंदर पॉइंट,
नोट कर लेना या फिर नोट्स में देख लेना, या फिर आपका जैसे जैसे लार्ज होती रहती है ना फर्म, जैसे जैसे लार्ज होती रहती है फर्म, तो उनके ना कॉम्प्लेक्स होते रहते हैं प्रोडक्शन सिस्टम्स, जिसकी वजह से आपकी इनएफिशिएंसी आती है इन एग्जीक्यूशन या फिर प्रोडक्शन। ठीक है, दीज आर द रीजंस यहां पे इस वाले लेयर्स में डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल होती हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। ठीक है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का मतलब क्या सर? अरे हाँ, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का मतलब क्या है सर? ये वाला रीजन, ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है। यहां पर क्या होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं, डिस इकोनॉमीज कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। नेक्स्ट टॉपिक है, मैं यहीं पे समझा रहा हूँ। कांस्टेंट रिटर्न ये होता है फर्म ऑपरेट एट द ऑप्टिमल स्केल। ठीक है, एडिशनल जो आउटपुट बन रहा है डज नॉट रिड्यूसेस और इंक्रीजेस कॉस्ट पर यूनिट। दोबारा से सुन लो, यहाँ पर कंपनी क्या कर रही है, यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ पे कंपनी जो ऑपरेट कर रही है ये ऑप्टिमल स्केल पे कर रही है। लिखें, ऑपरेट एट ऑप्टिमल स्केल। ऑप्टिमल स्केल का मतलब क्या सर? क्या ऑप्टिमल स्केल? ऑप्टिमल स्केल का मतलब एक ये कि एडिशनल यूनिट डज नॉट इंक्रीजेस और रिड्यूसेस द कॉस्ट पर यूनिट। इसे ऑप्टिमल स्केल बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर ही आता है एक ऐसा पॉइंट जो सबसे लोवेस्ट होता है, जो सबसे लोवेस्ट होता है, उस वाले लोवेस्ट पॉइंट को बोलते हैं हम मिनिमम एफिशिएंट स्केल, जहां पर LRATC मिनिमाइज हो जाती है, ये वाला डायग्राम आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं है, कहीं पे मिलेगा नहीं, तुम बना लो, इसे अभी बना लो। ठीक है, अब तो कंपनी को कहाँ पे ऑपरेट करना चाहिए? कंपनी को ऑपरेट मिनिमम एफिशिएंट स्केल पे करना चाहिए। अगर कंपनी मिनिमम एफिशिएंट स्केल से पहले है, मतलब कि इस वाले जोन में है, ठीक है, तो वो एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट करे या फिर प्रोडक्शन बढ़ाए, जिससे वो LRATC की पोजीशन पे पहुंच सके। ठीक है, अब एक LRATC का मतलब क्या हुआ सर? कि ऐसी क्वांटिटी पे मुझे पहुंचना है जहां पे मेरी कॉस्ट कम हो सके, ऐसी क्वांटिटी। अब LRATC का मतलब मैंने समझ लिया। अब इसके अंदर, अरे यार ये क्या हो गया, फ्लो तोड़ देता है। ऐसी क्वांटिटी जहां पे मेरा LRATC मिनिमाइज हो सके। नाउ अगर वो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा लार्जर है, तो मतलब कि उस वाली इंडस्ट्री के अंदर फ्यू फर्म्स है। ये एक एंट्री बैरियर भी बन सकता है। सपोज करो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि वो जो तारों से आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वो तार का कॉन्ट्रैक्ट किसी कंपनी को मिला है और पूरी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड आपका डिस्ट्रीब्यूशन वो कंपनी संभालती है। उसको कितनी यूनिट्स प्रोडक्शन और सप्लाई में करनी है जिससे उसका LRATC मिनिमाइज हो सके। अगेन, कितनी यूनिट्स का प्रोडक्शन, कितनी बिजली की यूनिट्स का प्रोडक्शन एंड सप्लाई करना है, वो नंबर बहुत बड़ा है। ठीक है, और अगर इसके कंपैरिजन में देखें, कोई बेकरी है, राइट, बेकरी है, वो आपका ब्रेड्स वगैरह ये सब बनाती हैं एंड ब्रेड्स और केक्स वगैरह बनाती है, तो उसको कितनी यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है जिसपे वो LRATC को मिनिमाइज कर सके, उसका नंबर छोटा निकल के आएगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिसिटी वाला। देयरफॉर अगर कम क्वांटिटी पे आपका LRATC मिनिमाइज होता है तो आपकी मिनी फर्म्स है।
मेनी फर्म्स है, उसके अंदर बहुत सारी फर्म्स हो गई, इसलिए बेकरी बहुत ज़्यादा है, इसलिए बेकरीज बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, राइट। इसको टॉपिक को फ्यू फर्म्स, लार्जर, स्मॉल, मेनी फर्म्स, इसके कॉन्सेप्ट को ये नेक्स्ट चैप्टर में आने वाला है, जिसमें मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ये सब वाले कॉम्पिटिशन हम पढ़ने वाले हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में समझ में आएगा। अदरवाइज मैंने यहाँ पर आपको रेफरेंस दे दिया, वहाँ पे इसको पूरा खोल देंगे। ग्रेट ग्रेट, ओके, ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल हम देख चुके हैं, मिनिमम एफिशिएंट टू स्केल हम देख चुके हैं, एंड लास्ट में हमारे बचता है यूज़ केसेस। यूज़ केस कहाँ पे इस्तेमाल होता है सर, ये सारी चीज़ें, ये हमें आप बता दो। तो देखो, इंडस्ट्री के कॉन्सेंट्रेशन एनालिसिस में पता लग जाएगा, इंडस्ट्री कॉन्सेंट्रेशन एनालिसिस, इंडस्ट्री कॉन्सेंट्रेशन एनालिसिस हम कर सकते हैं कि भाई उसका मिनिमम एफिशिएंट स्केल कितना आ रहा है, बड़ा आ रहा है, छोटा आ रहा है। देयरफॉर उस वाली इंडस्ट्री के अंदर लार्जर फर्म्स होने वाली है, स्मॉलर फर्म्स होने वाली है, एंड हेंस जिसका लार्जर आता है ना, वो ना जो लार्जर MES आता है, जिसका मिनिमम एफिशिएंट टू स्केल आता है, वो जाकर ओलिगोपोली या मोनोपोली बनती है। सर ये ओलिगोपोली मोनोपोली क्या होता है, छोड़ दो, रुक जाओ, ये वाला नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है, ठीक है, बहुत डिटेल में है उसके अंदर पढ़ाई करेंगे। सेकंड ओलिगोपोली मोनोपोली, ये समझो यार एक तरीके से मैं ही राजा हूँ, मेरे पास मेरे साइड में कोई कंपटीशन नहीं है, बस दैट्स इट, ठीक है। वो वहाँ तक यूनिट तक पहुँचने के लिए, LRATC को मिनिमाइज करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, एंड इतना कैपिटल लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इतना लोग कोई भी नॉर्मली बिजनेसमैन कोई भी नहीं बना सकता, एंड हेंस द मोनोपोली इज देयर, ओलिगोपोली इज देयर। अब आता है कैपिटल बजटिंग का डिसीजन, मतलब कि सर क्या कैपिटल बजटिंग का डिसीजन कि सर मैं एक्स्ट्रा पैसा नए प्लांट के अंदर, नई प्रोडक्शन फैसिलिटी के अंदर मैं तभी इन्वेस्ट करूं जब मैं MES तक पहुंच सकूं, जब मैं MES तक पहुंच सकूं, मतलब मैं इस वाले सेक्शन में हूं भाई, जो मैंने अभी शेड करा था, ये वाले सेक्शन में हूं, राइट, इस वाले सेक्शन में हूं मैं, यहाँ पे कैपेसिटी कंस्ट्रेंट होगी, इससे ज़्यादा मैं आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास मशीनरी कम है, एक ही प्लांट लगा रखा था मेरे पास, एक ही मशीन थी। तो अब अगर मुझे एडिशनल प्लांट लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, ऑब्वियसली लगाना चाहिए, क्योंकि मेरा MES, मेरा मिनिमम एफिशिएंट टू स्केल तो अभी आ गया है, क्वांटिटी मुझे ज़्यादा प्रोड्यूस करनी चाहिए, एंड हेंस द कैपिटल बजटिंग डिसीजन हमें लेना है, ठीक है। अब तीसरा यूज केस, कॉस्ट लीडरशिप आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है, LRATC, ये सारा नोट्स के अंदर लिखा हुआ है, मैं लिख रहा हूँ एज सच, क्योंकि आपको समझाना है इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है कि कॉस्ट लीडरशिप एज सच क्या, कि फर्म एक्सपैंड करेगी उतने लेवल पे, आउटपुट पे, जहाँ पे उसका लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट कम हो सके, एंड हेंस वो ज़्यादा दाम पे माल बेच सके, तो कॉस्ट माइनस रेवेन्यू आपका प्रॉफिट आ गया, ठीक है, कॉस्ट माइनस रेवेन्यू आपका प्रॉफिट आ गया, गॉट इट। एंट्री बैरियर, फोर्थ पॉइंट है एंट्री बैरियर असेसमेंट। इसका मतलब क्या सर, कि सर मैंने मिनिमम एफिशिएंट स्केल को देखा, अगर वो लार्जर है तो मेरा एंट्री बैरियर बहुत बड़ा है। एंट्री बैरियर का मतलब सर क्या, कि सर कोई भी नॉर्मल कंपनी आपका एकदम से नया प्लांट डाल के मेरे बिजनेस में घुस नहीं सकती, ठीक है। तो इस वाले को क्या बोलेंगे, इस वाले का हमने नामकरण नहीं करा, ये मैंने खुद ही बनाया है, किसी बुक में नहीं है वाला डायग्राम। इसको हम कुछ तो नाम देंगे, इसका नाम देंगे हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इसका नाम हम देंगे इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो अब ये LRATC का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब जैसे जैसे मैं ज़्यादा प्रोडक्शन करूँगा वैसे वैसे मेरी लॉन्ग रन एवरेज टोटल कॉस्ट कम हो जाएगी, सिर्फ फ्लैट रहेगी, जिसे हम कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल बोलते हैं। उसके अंदर घुस के एक छोटा सा पॉइंट होगा, सबसे लोवेस्ट पॉइंट होगा, उसे हम बोलते हैं मिनिमम एफिशिएंट टू स्केल, फिर वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगी, जिसको हम बोलते हैं डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। आपको चारों के रीजंस आपको पता लग गए, यूज केसेस पता लग गए, इसका एप्लीकेशन आपको
पता लग जाएगा। एक बार नोट्स को एक बार गो थ्रू कर लेना एंड वी आर डन विद इट। If you have any questions on this part, just drop a comments below or you can connect with me personally on the app। कोर फाइनेंस एकेडमी की ऐप है, उसे डाउनलोड करो, उसके अंदर 1-to-1 चैट का ऑप्शन है, जस्ट चैट विद मी, आई विल बी अवेलेबल ओवर दैट। और अदरवाइज यू कैन जस्ट गो टू माई प्रोफाइल लिंक्डइन एंड जस्ट पिंग मी ओवर दैट, ठीक है। for any help just I'll be available more on LinkedIn, so just you will just message me over there, so I'll be instantly replying to you। और कुछ और कॉन्सेप्ट में अगर प्रॉब्लम आती है तो जस्ट लेट मी नो, आई विल मेक द वीडियो ऑन द सेम, ठीक है। बाय बाय, सी यू, टाटा एंड सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। जब तक अपना ध्यान रखो, अपने चाहने वाले को ध्यान रखो, अपने देश का ख्याल ज़रूर रखो। बाय बाय, सी या।